ये जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। तो जो मैंने बताया था उसमें यही बताया था कि सेब के पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए जब न्यूटन ने देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिर रहा है, ये सेब जो है वो ऊपर की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर या किसी अन्य दिशा में गति क्यों नहीं कर रहा है। उस सेब के नीचे गिरते हुए देखने के कारण ही गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बारे में न्यूटन के दिमाग में ये ख्याल आया और विभिन्न प्रकार के अध्ययनों, विभिन्न प्रकार के डाटाओं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इसे बाद में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहा गया, क्योंकि यही नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। सार्वत्रिक का मतलब ये जमीन में, ये आसमान में, ये हवा में, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो इस धरती पर हो, चाहे वो इस धरती के बाहर हो, इस धरती के अंदर हो, इस धरती के पर हो, ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर हो, उपग्रह पर हो, सबके लिए लागू होता है। इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा गया। और ये नियम ये कहता है, इस नियम का बेसिक ये है कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये जो आकर्षण का गुण है वो इनकी कणीय प्रकृति के कारण है। यानी कि आकर्षण का गुण केवल कणों में है, तरंगों में नहीं है। अब कणों की जो खास प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो किसी भी पिंड या कण की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि कण या पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। किसी भी कण का या पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, लेकिन जो तरंग होती है उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। जो खास प्रॉपर्टी थी इसकी, किसी भी कण की, वो क्या थी कि कण या पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और जो तरंग होती है उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का गुण है, ये जो गुरुत्वाकर्षण का खास गुण है, ये केवल उन चीजों में पाया जाता है जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों द्वारा, जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान है, आकर्षित होता है। और ये जो कणों के मध्य का आकर्षण है वो उनके द्रव्यमानों के कारण होता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल, अंग्रेजी में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि हर उस कण को जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है उस पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल कार्य करता है, इसलिए उस कण को ग्रेविटॉन्स कहा जाता है। हर वो कण जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है उसे ग्रेविटॉन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस बल के बारे में उन्होंने खास बात यह कही कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। अगर मैं ये कहूं कि दो पिंड मेरे पास में है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान m2 है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल F इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये उतना ही ज्यादा कार्य करेगा। यानी मैं कहूं कि मैं पृथ्वी पर रखे दो पत्थरों के बीच में इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना चाहूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण, ये जो दोनों पत्थर है, इनके मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि अगर इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा तो आकर्षण बल के कारण तो इनको पास में आना चाहिए, तो ये दोनों पत्थर पास में क्यों नहीं आते? तो इसका जो रीजन है वो ये दिया गया कि इन दोनों पत्थरों पर ये जो पृथ्वी है ये भी एक आकर्षण बल लगा रही है, और चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान और इन दोनों पत्थरों में से किसी भी एक पत्थर के द्रव्यमान का गुणनफल हम निकालें बारी बारी से, तो वो जो द्रव्यमानों का गुणनफल है वो इन दोनों पत्थरों के द्रव्यमानों के गुणनफल से कई गुना ज्यादा है, और इस वजह से पृथ्वी द्वारा इन्हें ज्यादा बल से आकर्षित किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ ले और एक छोटा बच्चा अगर आपसे उसे छुड़ाने के लिए आए, तो हम ये कहेंगे कि वो जो चीज है जो आपसे छुड़ाने लिए आपके लिए आ रहा है, मान लीजिए एक कुर्सी है, एक टेबल है, कोई लकड़ी है, कोई लैंप है, कोई भी चीज है, तो वो छोटा बच्चा आपसे नहीं छुड़ा पाएगा।
क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे द्वारा लगाया गया बल आप द्वारा लगाए गए बल की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत कम है, पर बल तो वो लगा रहा है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों कणों के मध्य बल तो लग रहा है, वो बल इतना कम है, या हम कहें कि उस बल से ज्यादा पृथ्वी द्वारा इन पर एक बल लगाया जा रहा है, इसलिए ये पृथ्वी पर स्थिर है, और इसीलिए जब इन्हें हवा में उछाला जाता है तो वापस पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों पिंडों के मध्य बल नहीं लग रहा, बल तो लग रहा है। और दूसरा कि इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला ये जो बल है, वो इन दोनों के मध्य की जो भी दूरी है, केंद्रों के मध्य की जो भी दूरी है, दूरी केंद्र से लेनी है, ध्यान रखना है आपको, इन दोनों के केंद्रों के मध्य की जो भी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों को अगर मैं एक साथ मिलाना चाहूं तो एक इक्वेशन हमारे पास में बनेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण ये बताता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर भी निर्भर करता है और उनके मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इस हिसाब से ये समीकरण हमारे पास आया है। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएं तो एक स्थिरांक हमारे पास में आता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कई जगह पर आप देखेंगे कि यहां लिखा जाता है माइनस जी की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, माइनस जी। तो माइनस अगर यहां लिखा हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है कि ये बताता है कि ये जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का है। यदि किसी बल, इस बल में जो माइनस आ रहा है वो ये बताता है कि यह आकर्षण प्रकृति का बल है, ये प्रतिकर्षण प्रकृति का बल नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो जी है इसे कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, यानी कि आप चाहे धरती पर दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालो, चाहे आप चंद्रमा पर दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालो, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाओ उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालो, इस जी का मान नहीं बदलेगा। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मतलब किसी भी जगह पर दो पिंडों के मध्य जब बल लगा रहे हो तो इस जी का जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो जी है इसीलिए इसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। इस जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो नियम है हमारे पास में वो क्या हो गया, F बराबर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये बल है, बल एक सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी होनी चाहिए। क्योंकि एक आकर्षण प्रकृति का बल है और एक पिंड द्वारा जब दूसरे पिंड पर यह बल लगाया जाता है, मैं इनको नाम भी देता हूं, पिंड संख्या 1 और ये पिंड संख्या 2। तो पिंड संख्या 1 द्वारा जब पिंड संख्या 2 पर यह बल लगाया जाएगा तो मोबाइल स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये बल लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं हाथ की ओर होगा। लेकिन जब मैं दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए बल की बात करता हूं, दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए बल की बात करता हूं, तो ये जो बल है वो दूसरा पिंड पहले को जब आकर्षित करेगा यानी अपनी ओर खींचेगा तो जो बल की दिशा है वो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से राइट हैंड साइड में जाएगी। यानी कि ये जो बल की दिशा है ये इस बात पर निर्भर करेगी कि किस पर बल लग रहा है, और दूसरा इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन बल लगा रहा है, यानी उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कहीं होगी। आपने देखा कि पहले पिंड द्वारा जो लगाया गया बल है या दूसरे पिंड द्वारा जो लगाया गया बल है, वो दोनों बलों की जो दिशाएं हैं वो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर ही है, चाहे वो बाईं ओर हो और चाहे वो दाईं ओर हो। इसलिए जब भी हम इस बल को लिखते हैं तो हम लिखते हैं F बराबर GM1 M2 अपॉन R स्थिति सदिश के मॉड्यूलस का स्क्वायर R कैप। ये जो नीचे मैंने लिखा स्थिति सदिश के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसका मतलब है स्थिति सदिश का परिमाण यानी दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, बिना दिशा के निकालनी आपको दूरी। दूरी निकालते समय आपको दिशा देखने की जरूरत नहीं है, परिमाण लिखने का मतलब ये है। आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि R सदिश के परिमाण का स्क्वायर यानी R मॉड्यूलस का स्क्वायर, और चाहो तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो सीधे R का स्क्वायर।
अगर आर के ऊपर तीर का चिन्ह नहीं लगाया है तब भी आप ये समझ लें कि आर का परिमाण लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि दो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाला ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने देखा कि F बराबर हमारे पास में आया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो इसके साथ में हमें लिखना होता है आर कैप। ये आर कैप जो है वो ये बताता है कि इन दोनों एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर जो लगाया गया बल है वो दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही होगा। अब चाहे वो पहले पिंड से दूसरे पिंड की ओर हो और चाहे वो दूसरे पिंड से पहले पिंड की ओर हो, होगा आकर्षण की दिशा में। यानी आकर्षण की दिशा भी तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम ये बताएं कि पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर बल लगाया जा रहा है या दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर। नंबर एक बात। दूसरी बात कि अगर हम इस बल की बात करें तो ये जो बल है ये एक केंद्रीय बल है और साथ साथ ये एक संरक्षी बल भी है। ये एक सेंट्रल फोर्स भी है और ये एक संरक्षी बल भी है। संरक्षी बलों की खास बात क्या होती है कि ये ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी और असंरक्षी बल दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल वे जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और एक वो जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये जो जी की हमने बात की ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक था। अब हम अगर इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा देना चाहें, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा, तो हमारे पास में एक समीकरण है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज दो पिंड है आपके पास में, दोनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यानी m1 का द्रव्यमान और m2 का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी 1 मीटर है। अगर मैं इस समीकरण में रख दूं तो आपके पास में आ जाएगा F बराबर G, m1 m2 दोनों की जगह 1 रख दो और R की जगह भी 1 रख दो तो F बराबर G आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर दूरी यानी इकाई दूरी पर उपस्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों पर आपस में जो बल है, पिंडों द्वारा एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, उस गुरुत्वाकर्षण का मान ही, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान ही इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक के तुल्य होता है। इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक के तुल्य होता है। तो हम क्या कहेंगे कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा अगर मैं देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि दो एकांक द्रव्यमान के इकाई दूरी पर रखे कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। अब बल की जो यूनिट है यानी कि मात्रक है वो तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। इसकी जो विमा है वो m1 L1 T-2 होती है। लेकिन अगर मैं g की विमा निकालना चाहूं तो जो फॉर्मूला हमारे पास में है उसी फॉर्मूले से हम g की विमा और g का मात्रक निकालेंगे। तो हमने देखा कि F बराबर हमारे पास में क्या आया, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं g का मान निकालना चाहूं तो g बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 बराबर g। तो सबसे पहले तो यूनिट बात करते हैं। g की यूनिट बराबर f की यूनिट न्यूटन, r यानी दूरी की यूनिट होती है मीटर, लेकिन दूरी का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे हो गया द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, दूसरा द्रव्यमान उसकी यूनिट भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो गया किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये परीक्षा में आ सकता है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब अगर हमसे पूछ ले कि इसकी विमा क्या होगी तो विमा के लिए भी हम यही फॉर्मूले से इसकी विमा निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमने देखा कि जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया क्या आया, जी बराबर आया हमारे पास में F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो हम यहां पर विमाएं रख देते हैं। F यानी बल की विमा m1 L1 T-2 और जो R है दूरी उसकी विमा होती है L1, लेकिन इसका स्क्वायर लिया हुआ है R का तो ये हो जाएगी घात 2 हमारे पास में L स्क्वायर। नीचे अगर हम देखें तो द्रव्यमान m1 की विमा m
और m2 की विमा भी m, द्रव्यमान की विमा m होती है, दोनों की घात एक एक, इसलिए 1 1 लिख दिया। ये जो m1 है इसको ऊपर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा m1 तो ऑलरेडी है, L1 और L2 दोनों के आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, L3 हो जाएगा, और T -2, M1 को ऊपर ले जाओगे M-1 और दूसरे M1 को भी ऊपर ले जाओगे तो M-1। M के आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ जाएंगी तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर जो मात्रक है वो मैं लिख रहा हूं, मात्रक आपके पास सॉरी विमा आपके पास में हो जाएगी M की पावर -1, क्योंकि +1 -1 और -1 तो -1 और -1 -2 और +2 +1 +1 और -2 बराबर होता है -1, तो M की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2, ये इसकी विमा हो गई, ये G की विमा आ गई हमारे पास में। और ये जो G है जिसकी मैं बात कर रहा था इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सभी जगह पर इसका जो मान है वो बराबर रहता है। अगर सभी जगह पर इसका मान बराबर रहेगा तो दो पिंड जो मान लीजिए कहीं पर भी रखे हुए इनके बीच में जो माध्यम है वो हवा है या कोई और भी माध्यम हो, तेल है, पानी है, कोई सा भी माध्यम हो, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? तो हम कहेंगे जब इसका मान सब जगह एक जैसा है तो इस माध्यम का कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी हम ये कहेंगे कि G जो है वो दोनों पिंडों के बीच में कौन सा माध्यम है इस पर निर्भर नहीं करता है। G का जो मान है वो दोनों पिंडों के आकार और आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी कि हम चाहे सूर्य और पृथ्वी के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, चाहे हम पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, और चाहे पृथ्वी और एक सामान्य कण के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, हर जगह G का मान सेम रहेगा। यानी कि ये ना तो आकार पर निर्भर करता है, ना माध्यम पर निर्भर करता है, ना ही इनकी आकृति पर निर्भर करता है। इससे आगे बढ़े हम, तो ये जो बल हमने निकाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसके सदिश निरूपण की हम बात करें कि सदिश रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र है जिसका ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहां पर कोई पिंड है आपके पास में जिसका जो स्थिति सदिश है वो हम चर्चा करेंगे अभी स्थिति सदिश क्या है, लेकिन ये जो पिंड है इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, द्रव्यमान है m1। दूसरा जो पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो है m2। पहले पिंड का जो स्थिति सदिश है वो है r1, ये r1 इसका स्थिति सदिश, ठीक है, और दूसरा पिंड है उसका स्थिति सदिश है r2, ठीक है। अब एक रेखा ऐसी है जो m1 से m2 की ओर है। देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके डैश डैश से बता रहा हूं, पर डैश डैश वाला जो भाग मैंने बनाया केवल वो दिशा बताने के लिए। रेखा इतनी सी है इसके अंदर, बात हम केवल m1 से m2 के मध्य की रेखा की कर रहे हैं, पर आगे वाला जो भाग बताया मैंने वो दिशा के हिसाब से बताया, ठीक है। तो जब इसकी दिशा जो अभी बनाई गई है उस दिशा में हो तब इस m1 m2 का मान क्या होगा? तो थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं मान लेता हूं x। हम कहेंगे इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो r1 और x दो क्रमागत सदिश है। ये x की दिशा किस तरफ है? m1 से m2 की तरफ है, ठीक है। तो ये दो क्रमागत सदिश है, और दो क्रमागत सदिश दो भुजाओं को व्यक्त करे तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करती है। तीसरी भुजा कौन है? तीसरी भुजा है r2। ये हो गया r2, ये r1, ये r2। इस r1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, जिसे हम कहते हैं r21। यानी कि जब इस रेखा की दिशा m1 से m2 की ओर होती है तो ये जो लंबाई है, ये जो मैं गोले में बनाने जा रहा हूं अभी, ये लंबाई, इसको हम कह सकते हैं r21, ठीक है, जब इस तरफ हो तो। दूसरी बात कि जब इसकी दिशा बदल जाए, केवल दिशा, मान नहीं बदले, मान वो का वही है, लंबाई वो की वही है इतनी की इतनी, लेकिन दिशा बदल गई, अब इसकी दिशा हो गई m2 से m1 की ओर, तब इसको हम कहेंगे r12, r12। जब इसकी दिशा m1 से m2 की ओर है तो r21, और m2 से m1 की ओर है तो r12। तो दिशा अलग अलग है लेकिन मान बराबर है।
ठीक है, इस बिंदु को मैं कहता हूं O। ठीक है ना, इस बिंदु को मैंने कह दिया O। अब अगर हम किसी एक कण द्वारा दूसरे कण पर लगाए गए बल का मान निकालना चाहें, यानी कि पिंड M1 द्वारा M2 पर आरोपित बल, M1 द्वारा M2 पर आरोपित बल निकाल रहा हूं मैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे F। देखिए बल किस पर लग रहा है? 2 पर, तो पहले आप लिखेंगे 2, और जो लगा रहा है उसको आप बाद में लिखेंगे 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पहले लिखो जी पे लागे, पछे लिखो जो लगावे, यानी पहला पे लागे दूजो लगावे, मतलब पहले वो लिखो जिस पर लग रहा है और बाद में वो लिखो जो बल लगा रहा है। तो 2 पर लग रहा है और 1 लगा रहा है, तो हम लिखेंगे इसको F21। अब इस F21 का मान कितना होगा? तो हमने समीकरण देखी थी कि G इंटू दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल बटा दोनों के मध्य की दूरी। तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R। M1 से M2 की ओर जा रहे हैं हम, M1 बल लगा रहा है M2 पर, तो इसको अपन कहते हैं R21 R21 कह दो, R12 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, R21 कह दो, चलो R21। और इसकी दिशा किधर होगी? चूंकि बल M1 लगा रहा है तो M1 अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इसकी जो दिशा होगी वो होगी 1-2 दिशा में। देखो अब यहीं पर ये माइनस काम आता है, R12। अगर आपने R12 दिशा लिख दी तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने R12 की जगह R21 लिख दिया तो माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो बल का मान कितना हो गया हमारे पास में? मैं फिर से इसे लिख देता हूं। बल का मान हमारे पास में हो गया, M1 द्वारा M2 पर लगाया गया बल हो गया F21 बराबर G M1 M2 अपॉन R12, या R21 लिख दो, एक ही बात है क्योंकि दूरी बराबर है, और R12 का कैप। ठीक है, ये हो गया M1 द्वारा M2 पर लगाया गया बल। अब मैं उल्टा निकालता हूं, M2 द्वारा M1 पर कितना। हाँ बोलो बेटा। स्क्वायर नहीं लगेगा क्या? हाँ स्क्वायर, सॉरी नीचे स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दूसरा दूसरा बल निकालना चाहता हूं। पिंड 2 यानी M2 द्वारा M1 पर लगाया गया बल, यानी अब बल कौन लगा रहा है? 2, और लग किस पर रहा है? 1 पर। तो हम इसको लिखेंगे F12, जिस पर लग रहा है वो पहले और जो लगा रहा है वो बाद में, बराबर G M1 M2 अपॉन R21 अपॉन R21 R21 का कैप। ठीक है, R21 का कैप ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, और नीचे स्क्वायर आएगा हमारे पास में। अब दोनों समीकरणों को अगर हम वापस से रीअरेंज करके लिखें तो आप ध्यान से देखोगे कि M1 से M2 की दूरी और M2 से M1 की दूरी, जिसको हमने एक को कहा है R12 और एक को कहा है R21, तो M1 से M2 की दूरी और M2 से M1 की दूरी अलग अलग है कि बराबर है? अरे अलग अलग है कि बराबर है? अलग अलग है सर। M1 से M2 की दूरी और M2 से M1 की दूरी अलग अलग है? बराबर है ना? बराबर है। अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे भाई, R12 और R21 का मान बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओनली R लिख सकते हैं। लेकिन R12 कैप और R21 कैप का मान बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? दिशाएं हैं, इकाई सदिश हैं। हमने देखा कि R12 की दिशा ऊपर थी तो R21 की दिशा नीचे थी, यानी कि ये दोनों मान में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होंगे। दिशा में क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी अगर मैं यहां पर मान की बात करूं तो भाई हम कहेंगे मान तो बराबर आ गए दोनों के, लेकिन जो R12 और R21 की दिशाएं हैं, यानी R12 की जो दिशा है वो R21 की दिशा के ठीक विपरीत होगी, तो हम यहां माइनस लगा देते हैं कि भाई एक की दिशा को प्लस माना तो दूसरे की दिशा को माइनस मान लो।
समझ में आई बात कि नहीं? कि भाई ये दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों में एक पे प्लस आ गया, दूसरे पर माइनस आ गया। अब ये जो मान है, ये जो हमने समीकरण निकाले हैं, उनमें रख देते हैं। तो देखो यहां पर R12 को मैंने यहां से हटा दिया और उसकी जगह कौन लिख दिया हमने? R12 की जगह लिख दिया R। ये हो गया R का स्क्वायर। और जो R12 कैप है उसको हमने एज इट इज रहने दिया। ये हो गया R12 कैप। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा मान है हमारे पास में R21 का, उसको हमने हटा करके लिख दिया R। R21 का मान भी R है का स्क्वायर। लेकिन जो दिशा है R21, ये जो दिशा है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं जिससे जगह कम घेरे है, क्योंकि हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। यहां पर F12 बराबर G M12 M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर हमारे पास में था R21 कैप। तो ये देखो बच्चों, R21 कैप जब माइनस में है तो ये प्लस के R12 के बराबर है, और अगर ये प्लस में होता है, इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर दें तो क्या होगा? ये जो प्लस का R21 है ये तो हो जाएगा, माइनस का R21 है ये तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का R12 है वो हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या कर सकते हैं? प्लस के R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का R12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम यहां पर क्या करेंगे? ये जो R21 है इसको हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे माइनस का R12 कैप। ठीक है। इस माइनस को आगे ले लो, माइनस को आगे ले लिया तो हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? कैसा बन जाएगा बच्चों समीकरण? समीकरण हमारे पास में बन जाएगा F12 बराबर माइनस का G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। लेकिन आप ऊपर की तरफ देखोगे, जो ऊपर समीकरण लिखा हुआ है, उस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखो, ये समीकरण जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, इस वाले समीकरण को, तो इसमें G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 का मान किसके बराबर है? F21 के बराबर। तो इस वाले मान को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? F21। ठीक है। तो हम हटा देते हैं, इसकी जगह F21 लिख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा F12 बराबर माइनस का चिन्ह F21। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बल, अब देखो मैं दोनों का परिमाण ले रहा हूं, परिमाण ले लेते हैं, इसका परिमाण ले लिया और इधर भी परिमाण ले लिया। परिमाण में जो माइनस की राशि होती है वो प्लस की राशि के बराबर होती है, यानी माइनस का F21 किसके बराबर होगा? प्लस के F21 के बराबर। ठीक है। ये F12 ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो इससे क्या पता चला कि F12 का मान और F21 का मान दोनों बराबर है परिमाण में। लेकिन जब हम परिमाण नहीं लेते तो एक पे प्लस आ रहा है एक पर माइनस, इसका मतलब इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। और अपन डायरेक्टली भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक पिंड है, ये एक पिंड है बच्चों, और ये दूसरा पिंड है। ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है। जब पहला पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करेगा तो मोबाइल स्क्रीन को देख करके बताओ कि इसको किस दिशा में खींचेगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में, यानी पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल की दिशा हो गई लेफ्ट में। अब जब दूसरा पिंड अगर पहले पिंड को खींचे तो राइट में। राइट में। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों जो है, दोनों के बल की दिशा कैसी आ रही है? एक दूसरे के विपरीत। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण में समान है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कि किसी एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, किसी एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण में समान होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है। परिमाण में तो समान होता है लेकिन दिशा में क्या होता है? हमेशा विपरीत।
यानी अब अगर मैं दोनों को एक साथ कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि दो पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में समान होते हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यानी पहले ने दूसरे पर जितना बल लगाया, दूसरा भी ठीक उतना ही बल पहले पर लगाएगा, पर दिशा में विपरीत। और ये बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता था हमारे पास में। ठीक है। एक और खास बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दो पिंडों को एक दूसरे से टच होना जरूरी नहीं है। यानी ये जो बल है वो अस्पर्शी बल है। ये बल जो है वो कौन सा बल है? अस्पर्शी बल है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जी का जब निर्धारण किया गया तो बच्चों जी के निर्धारण के लिए कैवेंडिश ने एक प्रयोग किया था, जिसे हम कहते हैं जी के निर्धारण के लिए कैवेंडिश का प्रयोग, या हम ये भी कहा जाता कि कैवेंडिश के पास में एक तुला थी जिससे उन्होंने जी का मान ज्ञात कर लिया। अब उन्होंने कैसे इसका मान ज्ञात किया तो मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने क्या किया कि एक दृढ़ आधार से एक धागे से एक रॉड को लटका दिया और उस रॉड के एक सिरे पर एक शीशे का गोला और दूसरे सिरे पर दूसरा शीशे का गोला लगा दिया। शीशा लेड जानते हो ना। फिर इसके सामने एक लेड का गोला रखा और इसके सामने भी एक लेड का गोला रखा, बराबर दूरी पर रखा, बराबर द्रव्यमान का। द्रव्यमान भी बराबर, दूरी भी बराबर है। तो ये जो गोला है इसको नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। गोला नंबर 1 गोला नंबर 3 को अपनी ओर आकर्षित करता है, गोला नंबर 2 गोला नंबर 4 को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस वजह से गोले नंबर 3 और 4 पर दो बल कार्य करने लगते हैं। और वो बल किस दिशा में होते हैं? तो वो बल हम देखते हैं यहां पर। वो बल जो है वो किस दिशा में होंगे? एक बल जो है इस गोले नंबर 1 पर इस दिशा में लगेगा, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हो, और दूसरे गोले पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, जैसे कि आप चित्र पे देख पा रहे हो। तो ये जो दोनों बल हैं ये दोनों परिमाण में तो समान होते हैं, जैसे कि हम पहले ही निकाल चुके, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए कुल बल का मान तो 0 आ जाता है, परंतु इनके कार्य करने की दिशाएं ऐसा लग रहा है जैसे इस रॉड को एक जना तो इधर से धक्का दे रहा है और एक जना इधर से धक्का दे रहा है। तो बच्चों अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या ये रॉड स्थिर रहेगी? नहीं सर। नहीं सर। क्या No. होगा? नहीं सर। रॉड घूमना शुरू कर देगी। रॉड घूमना शुरू कर देगी ना, और जब भी कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या होता है? एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं टॉर्क। और बल आघूर्ण का जो मान होता है वो बल के परिमाण और जो दो बल लग रहे हैं जिनकी वजह से घूर्णन कर रही है उनके बीच की उनकी जो क्रिया रेखा यानी कार्य करने की जो दिशाएं हैं उनके बीच की जो सीधी दूरी है उस पर निर्भर करती है। तो बल का मान तो हो गया F, और इन दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी हो गई? रॉड की लंबाई के बराबर। तो रॉड की लंबाई हो गई L। ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं बल और बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ये आपके चैप्टर नंबर 7 में था, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया है। ये सूत्र आपके चैप्टर नंबर 7 में था। इसको अपन कहते हैं बल आघूर्ण, और ये जो साइन मैंने बनाया है इसको कहते हैं टॉर्क क्यू। ठीक है। तो टॉर्क क्यू बराबर हो गया F इंटू एल। अब ये F क्या है? इस पिंड और इस छोटे पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? G कैपिटल M, छोटे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, बटा दोनों के बीच की दूरी r का स्क्वायर इंटू l। अब क्या होगा बच्चों? जैसे ही ये रॉड घूमेगी तो ये जो धागा है या तार है, जो भी है, तार बांधा हुआ मान लो, तो इस तार में मरोड़ उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? जैसे अपन कपड़े निचोड़ते हैं और कपड़े के एक भाग को एक हाथ से पकड़ के दूसरे भाग को दूसरे हाथ से पकड़ के क्या करते हो आप? दोनों हाथों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाते हो ना। अरे घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो? हाँ सर। हाँ सर। घुमाते हो। तो फिर क्या होता है? उसमें हाँ सर। ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। उस कपड़े में क्या होता है बच्चों? ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। वो जो ऐंठन है, जैसे ही आप उस कपड़े को छोड़ते हो वो वापस विपरीत दिशा में घूमने लगता है। जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे तो ये वापस क्या होगा? अपने विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। और विपरीत दिशा में घूमने के लिए इस पर जो बल लगता है उसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल, और जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जो मरोड़ उत्पन्न हो रही है इसमें
जो ऐंठन उत्पन्न हो रही है, उस ऐंठन के कारण ये जो तार है, इस तार में एक ऐंठन उत्पन्न हो रही है। एक और इसका उदाहरण मैं बताता हूं। आप रस्सी को बट देते हो, कभी देते होंगे, देखा होगा आपने, है ना। आज एक प्रयोग करके देखना। आप एक पेन को बांधना एक धागे से, और पेन को घुमाना, और घुमा करके आप छोड़ोगे तो बच्चों क्या देखोगे? वो पेन वापस विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देता है। तो भाई एक बात मुझे बताओ कि पेन को पहले एक दिशा में घूमने के लिए तो आपने बल लगाया, दूसरी दिशा में घूमने के लिए किसने बल लगाया? वो बल किसने लगाया? आपने तो छोड़ दिया, आपने तो छोड़ दिया। तो हर एक वस्तु, ध्यान से सुनना मेरी, ध्यान, हाँ, रस्सी ने लगाया, लेकिन वो क्या बल है उसी की हम बात करें। हर एक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है, और उसके लिए जो बल लगाती है उसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल, और जो बल आघूर्ण लगाती है उसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। अगर वस्तु रेखिक गति कर रही है तो समझ लो उस पर बल लगेगा, और घूर्णन गति कर रही है तो बल आघूर्ण लगेगा। तो इस पर क्या लगेगा बच्चों? चूंकि ये घूर्णन गति कर रही है इसलिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और इसका जो मान होता है वो होता है C इंटू जितने कोण से इसको घुमाया गया है, यानी कि थीटा, C इंटू थीटा। ठीक है। अब देखो, एक बल तो क्या कर रहा है? इस रॉड को एक तरफ घुमा रहा है, और जो तार के अंदर ऐंठन है वो क्या कर रही है? इसको वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रही है। जब ये दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाएंगे तो ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? संतुलन की अवस्था में इस बल आघूर्ण का मान और इस बल आघूर्ण का मान बराबर हो जाएगा। यानी कि G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इंटू L बराबर C इंटू थीटा। अब यहां G को रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा G बराबर C इंटू थीटा इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू L। ये L इस रॉड की लंबाई है जो कि नाप के निकाली जा सकती है। ये R बड़े शीशे के गोले और छोटे शीशे गोले के बीच की दूरी है, ये भी नाप के निकाली जा सकती है। दोनों गोलों का द्रव्यमान ये तोल के निकाला जा सकता है। C का मान कांस्टेंट होता है, और थीटा ये कितने डिग्री से घूमा ये भी हम नाप सकते हैं। तो ये सारे के सारे मान अगर यहां रख दिए जाएं तो ये जो G है उसका मान निकाला जा सकता है। तो कैवेंडिश ने क्या किया था? इस G का मान इस विधि से निकाल करके और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। पृथ्वी का क्या कर लिया बच्चों? द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। इसलिए कहा जाता है कैवेंडिश के पास ऐसी तुला थी जिससे उन्होंने पृथ्वी को तोल दिया। समझ में आई बात की नहीं? एक बार फिर से देख लेते अपन। कैवेंडिश के अनुसार उन्होंने क्या किया कि एक छड़ ली जिसको एक तार से बांध दिया, इस पर एक तरफ एक शीशे का गोला, दूसरी तरफ दूसरा शीशे का गोला रख दिया, और दोनों शीशों के गोले से बराबर दूरी पर दो दो गोले रख दिए। अब क्या होगा? इस छोटे शीशे के गोले और बड़े शीशे के गोले के बीच में एक आकर्षण बल होगा, इसकी वजह से इधर खींचेगा, बड़े गोले की तरफ खींचेगा, इसी प्रकार से इस तरफ खींचेगा। दोनों पर विपरीत दिशा में इस प्रकार से बल लगते हैं, एक पर इस दिशा में एक पर इस दिशा में, कि ये जो बल है टोटल बल उसका मान तो 0 हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत और बराबर है। लेकिन इनकी दिशाएं इस प्रकार से होती है कि ये जो छड़ है वो घूर्णन करना शुरू कर देती है। तो घूर्णन करने पर इस पर एक बल कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान होता है टॉर्क Q बराबर F इंटू L, जो कि हमने अभी भी निकाला। और घूर्णन करने की वजह से जो तार है उसमें जो ऐंठन उत्पन्न होती है, उस ऐंठन की वजह से इस पहले से कार्य कर रहे बल आघूर्ण के ठीक विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका मान होता है ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण C थीटा। ऐंठन बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल आघूर्ण C थीटा। तो ये जो F इंटू L है इसका मान C इंटू थीटा के बराबर हो जाता है। हम यहां पर F इंटू L का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये दोनों बराबर हो गए, F इंटू L का मान और C थीटा का मान। बस अब दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण कर दिया हमने, ये पक्षांतरण कर दिया, इससे आपके पास में ये मान आ गया। ठीक है। और पक्षांतरण करने से ये जो G का मान आया है, इसमें हमें एक तो C चाहिए जो कांस्टेंट होता है, थीटा नापा जा सकता है, R का मान छोटे गोले और बड़े गोले के बीच की दूरी ये भी नापी जा सकती है, दोनों का द्रव्यमान ये तोल करके ये बताया जा सकता है, और L
छड़ की लंबाई ये भी नाप के बताई जा सकती है। तो ये सारे मान अगर यहाँ रख दिए जाए तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान निकाला जा सकता है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।